डे वाटर में मस्ती, वो भी एकदम सस्ती। पानीपत's first biggest water and amusement park, Kingland Water World, is now open. Enjoy fun water rides, games and unlimited adventure. फन का नया अड्डा किंग्सलैंड वाटर वर्ल्ड, आसंद रोड, सोंदापुर, पानीपत। Be ready क्योंकि अब फन होगा अनलिमिटेड विद पानीपत's first biggest water and amusement park, Kingland Water World। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ आइए और एंजॉय कीजिए फन वाटर राइड्स, गेम्स एंड अनलिमिटेड एडवेंचर ओनली एट किंगलैंड वाटर वर्ल्ड, आसंद रोड, सोंदापुर, पानीपत। मेरे प्यारे हरियाणावासी भाइयों बहनों, आज काफी समय के बाद फिर आपसे बातचीत करने के लिए हरियाणा की बात इस कार्यक्रम में मैं आया हूं। आपको याद होगा कि पिछले वर्ष जब ये कोरोना का समय चल रहा था, प्रोक्योरमेंट भी इसी अप्रैल मास में चली थी, तो लगातार हमने लगभग 3 महीने हर सप्ताह 1 बार 2 बार ये बातचीत हम करते थे। समय ऐसा आया कि सारी चीजें ठीक होती नजर आई। कोरोना विशेष तौर पर फरवरी के महीने तक ऐसा लगता था कि भी कोरोना काल समाप्त हो रहा है, लेकिन अचानक मार्च के महीने में ही फिर से इसने ऊपर उठना शुरू कर दिया। पिछले वर्ष भी ये मार्च में प्रारंभ हुआ था, इस वर्ष भी मार्च के बाद इसने फिर से दूसरा एक प्रकार से जो इसकी बारी है वो शुरू हो गई, सेकंड वेव ऑफ कोरोना जिसको मैं कहूंगा। लेकिन जो अजीब बात है कि जो पहली वेव थी वो लगातार मार्च से लेकर के और अक्टूबर तक, सितंबर तक इसी प्रकार से यानी आगे बढ़ते बढ़ते वो प्रतिदिन जो केसेस थे वो हमारे बढ़ते हुए मैक्सिमम 3100 केस एक दिन में गए थे। लेकिन इस बार ये एक तेजी से बढ़ते हुए पिछले 1.5 महीने में ही यानी कल की जो संख्या है 5858 ये केस पहुंच गए, यानी पहले से भी लगभग दुगना लेवल पर ये पहुंचे हैं। एक चिंता हुई है और उस चिंता के कारण से सारा देश, बहुत से प्रांत बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हरियाणा भी पीछे नहीं रह पाया है। हमारा पड़ोस का प्रदेश चाहे पंजाब हो, चाहे चंडीगढ़ हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, सभी इस तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। इस बार अंतर थोड़ा ये है कि पिछली बार शुरुआत हुई थी, दिल्ली और आसपास के जिले वो ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इस बार जीटी रोड के जिले जिसमें चंडीगढ़ के साथ लगते पंचकुला है, अंबाला है, कुरुक्षेत्र है, यमुनानगर है, करनाल है, ये जिले कंपैरेटिवली आगे बढ़े हैं। और साथ ही दिल्ली के साथ लगते जिले गुरुग्राम और फरीदाबाद, इन्होंने भी अपनी संख्या बढ़ानी शुरू कर दी है। हालांकि बाकी प्रांतों की तुलना में हमारा रिकवरी रेट, जो एक समय तो ऐसा था कि 98% 98% तक रिकवरी रेट हो गया था, लेकिन अभी घट करके 90% तक आ गया है। बहुत प्रदेश हमारे से पीछे हैं, लेकिन दूसरे प्रदेशों की तुलना का विषय नहीं है। हम चाहते हैं कि कोरोना हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं आना चाहिए, आया है तो जल्दी से जल्दी जाना चाहिए। तो इसके लिए हमने बहुत सी सावधानियां, जैसे पिछले वर्ष बरती थी उसी प्रकार की सावधानियां इस बार भी बदलने के लिए हमने कहा है। और आज ही एडवाइजरी जारी की हमने डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसके अंदर सूचनाएं दी गई हैं कि इस बार हमको ये काम करने हैं, ये काम नहीं करने हैं। पिछली बार चूंकि नया अनुभव था तो उसमें थोड़ा पैनिक ये थोड़ा ज़्यादा हो गया था, और पैनिक होते हुए लोगों ने अपने व्यवसाय, यानी हालांकि लॉकडाउन के समय हमने अपेक्षा की थी कि सब बाजार बंद करें, सभी उद्योग भी बंद होने चाहिए, और उसका दुष्परिणाम ये हुआ था कि बहुत से मजदूर वो पलायन करके अपने अपने घरों में दूसरे प्रदेशों में जाने लग गए थे। लाखों की संख्या में मजदूर गए, वो वापस भी आए। जब स्थितियां ठीक हुई तो वापस अपना जो उद्योग है, आर्थिक जो सारा चक्र है, वो ठीक अपने लेवल पर आ गया और दोबारा से अपनी गति ने पकड़ा। इस बार हम सावधानी बरत रहे हैं कि उस प्रकार का पैनिक न हो, और पैनिक होने का कारण इसलिए भी नहीं है कि एक अनुभव ऐसा बता रहा है कि कोविड का जो भी मरीज है उसका निश्चित एक क्रम बना है कि वो 14 दिन से और 20 दिन के अंदर अंदर ये समाप्त हो जाता है, ठीक हो जाता है। अगर कहीं अलग से बीमारियां कुछ होती हैं, वहां थोड़ा खतरा ज्यादा होता है। उसके लिए हमने मेडिकल हेल्प, जितनी भी उसकी चिकित्सीय व्यवस्था है, वो सारी हमने की है। आज भी हमारे अस्पतालों में
ऑक्सीजन की व्यवस्था पूरी है, आईयूसी बेड्स की व्यवस्था पूरी है, वेंटिलेटर्स भी पर्याप्त मात्रा में हैं, कहीं किसी को कोई कमी नहीं आएगी। हमारे अस्पताल सब सुसज्जित हैं, हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ जैसे पिछली बार अलर्ट था, पिछली बार भी हमने जो उनको निवेदन किया था तो खुल करके जैसे कोरोना वॉरियर्स के रूप में वो काम में आए थे, उसी प्रकार इस बार भी वो कर रहे हैं। आगे नया यानी व्यक्तियों को कोरोना ना फैले, इसके लिए और जो कई आयाम हैं वो भी हम सब कर रहे हैं। जैसे टेस्टिंग है, टेस्टिंग अभी भी 30,000 से ऊपर ये प्रतिदिन होती है, और टेस्ट होने के बाद जो व्यक्ति यानी कोरोना से प्रभावित होते हैं, पॉजिटिव निकलते हैं, फिर उसके बाद उनकी ट्रैकिंग होती है और ट्रेसिंग होती है कि उनके साथ कौन कौन व्यक्ति पिछले 2 दिन में या 3 दिन में संबंध में आए हैं। लगभग 20 से 30 व्यक्ति हर व्यक्ति के संपर्क में पिछले 2 या 3 दिन में आते हैं। उन सबको भी हम उनकी टेस्टिंग करते हैं, ट्रेस करते हैं, ट्रैक करते हैं, और फिर बाद में अगर उनको भी किसी को कोरोना होता पाया जाता है तो उनको ट्रीटमेंट की ओर भी ले जाया जाता है। तो ऐसे ये 4 जो स्टेप्स हैं ये सब हम करते हैं, जिसमें टेस्टिंग है, ट्रैकिंग है, ट्रेसिंग है और ट्रीटमेंट है। तो इस आधार पर हम कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आज भी 30,000 से ऊपर लोग प्रतिदिन ये टेस्ट हो रहे हैं, और वैसे तो टेस्टिंग जितनी ज़्यादा हम करेंगे हो सकता है उतने ही कोरोना पीड़ित जो मरीज हैं वो ज़्यादा हमको आए, लेकिन इसकी चिंता नहीं है। हमें चिंता यही है कि अगर कोरोना किसी को पहले तो आना नहीं चाहिए, और अगर आया है तो जल्दी से सुरक्षित होकर के, जल्दी से ठीक होकर के, इलाज होकर के वापस अपने घर को लौटे। इस बार के जो कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं उसमें एक बात और ध्यान में आई है कि यदि बहुत ज़्यादा वो सीरियस नहीं है, बहुत ज़्यादा बेचैनी पैदा नहीं कर रहा है, तो हमने ये भी कहा है कि वो सब घरों में ही रहें और घर पर ही रह करके आइसोलेशन ये उनका होना चाहिए। आइसोलेशन की जितनी भी किट्स हैं ये उनको उपलब्ध करा दी जाती हैं कि जिसको जैसी आवश्यकता हो। मास्क है, मास्क के साथ सैनिटाइजर है, दस्ताने हैं, और उनको सबको यानी एक प्रकार से घरों में एक प्रकार से उनको जा करके जांच करने के लिए हमारी जो डॉक्टर्स की टीमें हैं वो भी तैयार रहती हैं। घर घर जा करके पैरामेडिकल स्टाफ है वो भी जा करके उनको चेक करता है, कोई परेशानी आए तो उनको वो एक प्रकार से उसको ठीक करते हैं। टेली परामर्श सुविधा, हर दिन 2 बार उस मरीज को टेलीफोन से भी जानकारी ले ली जाए कि कहीं कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। ऐसी व्यवस्थाएं भी हमने की हैं, और यदि कहीं कमी है उसको भी हम और इसको ठीक करने के लिए आगे बढ़ाएंगे चीज़ों को। जहाँ तक अस्पतालों में चीज़ों की उपलब्धता है, उसके अंदर अस्पतालों के चाहे पीपी किट्स हैं, मास्क हैं, सैनिटाइजर है, सैनिटाइजेशन की बॉटल्स लिक्विड की हैं, बिस्तरों की संख्या है, क्लोरोक्विन की गोलियां हैं, और विशेष तौर पर जो रेमडेसिविर ये जो गोली है इसकी भी इंजेक्शन की पर्याप्त संख्या हमारे पास है। कहीं किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसी दवा है जो बहुत आवश्यक होने पर ही वो मरीज को लगाई जाती है। हमने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी बनाए हैं 3 जिलों का, विशेषकर पंचकुला, गुरुग्राम और फरीदाबाद, जिनका एक अलग से नंबर रखा है। अगर आप चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, वैसे समाचार पत्रों में दिया भी है, फिर भी उसको नोट करें। 855 889 3911 855 889 3911। ये 3 जिलों के लिए इस नंबर पर हम जो है हेल्प लाइन के नाते से इसका उपयोग कर सकते हैं। और अन्य जो जिले हैं उसमें 1075 1075 1075 इस 4 अंकों के नंबर का हम उपयोग कर सकते हैं। अभी जो कोरोना मरीज होते हैं उनके लिए तो ये सब सावधानियां हैं, लेकिन आगे लोगों को कोरोना ना हो इसके लिए भी हमने जो इलाज किए हैं, एक तो वैक्सीनेशन का टीका। हमारे वैज्ञानिकों को इस बात की बधाई है कि दुनिया के जो अग्रणी देश है उसी प्रकार से हमारे वैज्ञानिकों ने ये जो वैक्सीनेशन का टीका इजाद किया है, इसमें हम लोगों ने अपने देश के लोगों को तो टीका लगाना शुरू किया ही है, आसपास के कुछ छोटे देश, क्योंकि हम मानते हैं विश्व का एक बंधुत्व का भाव ये ध्यान में आना चाहिए। आखिर तो ये बीमारी एक वैश्विक महामारी है, कोई केवल एक देश और प्रदेश की नहीं है। तो हमने जहां आवश्यकता थी उनको भी सप्लाई करना शुरू किया, लेकिन अपने भी देश के हर प्रदेश को जितनी आवश्यकता है वो वैक्सीनेशन टीके भेजे जा रहे हैं।
अपने प्रदेश में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। कई प्रकार के जो ये टीके हैं वो लगाए जाते हैं। प्रतिदिन जितनी भी व्यवस्थाएं की गई हैं उसके अंदर अभी तक 30,50,000 वैक्सीनेशन के टीके ये सब लगाए जा चुके हैं। पिछले दिनों में हमने 11 तारीख से 14 तारीख तक एक वैक्सीनेशन का प्रदेश व्यापी टीका महाअभियान ये चलाया था। वैक्सीनेशन उत्सव इसका नाम दिया था, जिसमें लगभग 6 लाख टीके ये हमने उन 5 दिनों में ही लगाए हैं। अभी 20 अप्रैल से एक बड़ा महाअभियान सभी विभागों के सहयोग से फिर से करने वाले हैं, ताकि 45 वर्ष से ऊपर की आयु के सब लोग ये वैक्सीनेशन का टीका ये अवश्य लगवा लें। ये टीका 2 बार लगता है, एक बार प्रारंभ में और उसके बाद 3 सप्ताह के बाद उस टीकों को फिर से लगाया जाता है, ताकि दूसरे टीके के कुछ दिन तक हम अपने शरीर की एंटीबॉडीज पर्याप्त मात्रा में बन जाने पर अपने आप को सुरक्षित कर सके कि अब जो है किसी भी ऐसे जो खतरे की कोई ऐसी नजदीक हमारे नहीं आएगा कोरोना, जिसके कारण से हम अपने आप को बचाव ये सुरक्षित कर सके। हो सकता है केंद्र सरकार की ओर से कुछ दिन बाद ये 45 वर्ष आयु जो है इसमें और भी कम की जा सकती है, फिर बाकी नौजवानों को भी उस टीके को लगाने की जो आवश्यकता है वो होगी। साथ ही हमने कुछ विधि निषेध इसकी सूचनाएं भी जारी की हैं। आखिर मास्क पहनना यह आवश्यक है, मास्क ना होने पर हम चालान भी करते हैं, 500 रुपए का चालान, साथ में मुफ्त में मास्क भी दिए जाते हैं। चाहे हमारे पुलिस के द्वारा, जो ट्रैफिक पुलिस है अथवा अन्य पुलिस है, चौक पर जहां भी कोई बिना मास्क पहने मिलता है तो उसको अवश्य चेक किया जाएगा, चाहे वो वाहन पर है चाहे वो पैदल चल रहा है, लेकिन मास्क पहनना अवश्य है। ऐसे ही बाजारों के अंदर भी जहां भी व्यक्ति अपने काम के लिए जाता है, भीड़ ना लगाएं। अलग अलग संख्या में लोग आते जाते रहते हैं तो उसका कोई बहुत बड़ी कठिनाई नहीं आती है, लेकिन इकट्ठे झुंड में भीड़ में वो इकट्ठे न हो, इसका भी सावधान रखें। खास करके सार्वजनिक स्थानों के ऊपर, चाहे वो बाजार हैं, सिनेमाघर हैं, पर्यटन स्थल हैं, धार्मिक स्थान हैं, मंडियां हैं, सब्जी मंडियां हैं, इन सब स्थानों पर भी हम जब जाए तो अपना मास्क भी लगा कर रखें, लेकिन एक साथ भीड़ में लोग इकट्ठे न हों। इसी प्रकार से हमने जो कोरोना का कर्फ्यू ऐसे भी एक प्रावधान किया है कि रात्रि 9 बजे से लेकर प्रातःकाल 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। बिना पास के कोई भी व्यक्ति बाहर न निकले। 9 बजे अपने अपने कार्यक्रमों को समाप्त करके और घर पहुंचे। घर पहुंचने तक आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन इसके बाद 10 बजे के बाद तो तुरंत उसकी कोई ना कोई कार्रवाई वो निश्चित रूप से की जाएगी। जहां तक सामूहिक कार्यक्रम जैसे विवाह शादी है अथवा किसी दुख में सुख में लोग इकट्ठे होते हैं, उसकी भी हमने सीमा लगाई है कि इंडोर में कहीं भी कोई इंडोर फंक्शन है, बंद कमरे में है, बंद हॉल में है, तो उसकी कैपेसिटी का आधा, अधिकतम 50 व्यक्ति, इससे ज्यादा इकट्ठे न हो। और अगर बाहर कहीं मैदान में करना है तो 200 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे नहीं होने चाहिए। कुछ लोगों ने पहले से अपने फंक्शंस तय किए हुए हैं, अभी से सुनिश्चित करें कि संख्या की सीमा को न तोड़ें। अच्छा हो कि ये सारे जितने कार्यक्रम हैं इनको रात्रि की बजाय अगर हम दिन में इनका उपयोग यानी इसको करेंगे कार्यक्रम का आयोजन, तो ज्यादा लाभ रहेगा। आजकल नवरात्र के दिन चल रहे हैं और नवरात्रों के दिनों में भी जैसे भजन कीर्तन संध्या होती है, इसको हम सायंकाल के समय, दिन के समय करें, ज्यादा अच्छा होगा। तो इससे भी हम अपने आप को इन सावधानियों को कर पाएंगे और अपने आप को बचा पाएंगे। मित्रों, हमने इसके लिए जितने भी स्कूल हैं, 1ली से और 12वीं तक के सभी स्कूलों को 30 अप्रैल तक बंद कर दिया है। और न केवल स्कूल बंद किए हैं, बल्कि अभी जो इसी सप्ताह 10वीं की परीक्षाएं होने वाली थी, उन परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। अब वो परीक्षाएं नहीं होंगी, बल्कि उनका मूल्यांकन अलग प्रकार से करके उनको अगली कक्षाओं में कर दिया जाएगा। जहां तक 12वीं की परीक्षा है, इनको स्थगित किया गया है। जैसे ही स्थिति ठीक होती है कोरोना की, उसके बाद इसका टाइम टेबल बना करके और निश्चित रूप से इसको यानी परीक्षा को जो है लिया जाएगा। उस समय जैसी व्यवस्था होगी वैसी करेंगे। कोरोना को न आए ये हमारी इच्छा है, आए तो जल्दी से इलाज हो, ये उसका एक हमारे अपने हाथ में है। हम सब स्वयं सावधान होकर अपने आप को बचाएंगे, अपने परिवार को बचाएंगे, अपने आस पड़ोस के लोगों को बचाएंगे। ये बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। अब एक विषय जो बहुत ही मुझे
एक प्रकार से कष्टदायक स्थिति है उसको मैं वर्णन कर रहा हूं। पिछले बार भी अप्रैल के महीने में हम देखते हैं कि हमारी जो मंडियां थी उसके अंदर प्रोक्योरमेंट का विषय चल रहा था। वो प्रोक्योरमेंट तो इस प्रकार से वैसे ही चल रही है, उसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा। लेकिन जो विशेष बात मुझे जिसका उल्लेख करना है वो है हमारे किसान भाई कहीं कहीं अपनी कुछ बातों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। ये बात ठीक है कि आंदोलन करना हर किसी का लोकतांत्रिक अधिकार है। कहीं कहीं इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को जब तोड़ा जाता है उस समय प्रशासन को भी कठिनाई होती है, सरकार को भी कठिनाई होती है। वो चीज तो बाद में हम देखेंगे, लेकिन अभी तो इतना ही है कि उसके कारण से जो लोग इकट्ठे होते हैं, जब इकट्ठे होते हैं तो निश्चित रूप से कोरोना के फैलाव का भय वहां बना रहता है। हमको पता नहीं रहता कि कौन कोरोना पॉजिटिव हो गया होगा, कौन नहीं हुआ होगा। जहां जहां लोग इकट्ठे होते हैं वहां की अब चर्चा हम करें तो बहुत स्थानों पर कई विद्यालयों में विद्यार्थी अथवा सामूहिक रूप से उनके अध्यापक, आज तो एक बस अड्डे के अंदर वहां जो ड्राइवर कंडक्टर उनको देखा गया कोरोना के टेस्ट हुए तो 15-16 लोग एक साथ कोरोना पॉजिटिव निकले, तो उस बस अड्डे को भी 24 घंटे के लिए बंद किया गया है। तो ऐसा निश्चित ही जहां लोग इकट्ठे बैठते हैं, दिन रात एक साथ रहते हैं, तो कोरोना के होने का एक संभावना बनी रहती है। मैं ये कहता हूं कि आखिर आंदोलन कोई भी एक बात लेकर के हम मानो बैठे हैं, हमारे अधिकार, कोई बात हम कर सकते हैं कि हमारे अधिकार हैं, इसको सुरक्षित करना है, हमारी समस्याएं हैं, इसको हल करना है। विवाद हो सकता है कि वो समस्या हमारी कैसी है, कैसी नहीं है, हल होगा नहीं होगा, ये एक विचारों का अंतर हो सकता है। लेकिन आज विषय है महामारी का। ये महामारी एक संकट है। इस संकट की उपस्थिति में कहीं कोई विवाद नहीं है। ये संकट पूरे देश और दुनिया का है। ये संकट हमारे अंदर भी आ चुका है। हर प्रदेश में, आसपास के प्रदेशों में हजारों की संख्या में लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो आखिर हम भी इन सावधानियों को क्यों ना बरतें। जान है तो जहान है। अगर हमारी जान नहीं बची तो फिर ये सब चीजें यहीं के यहीं रह जाएंगी। इसलिए मेरी अपील है ऐसे किसान बंधुओं से कि ये अवसर अब उस प्रकार के आंदोलन करने का नहीं है, इकट्ठे रहने का नहीं है। आपके आंदोलन को दर्ज किया जा रहा है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर कोरोना न हो, दोबारा से भी आपको इसी स्थिति में ऐसे ही आकर आंदोलन करना, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। लोकतंत्र जैसा हमारा अधिकार है, ऐसे दूसरों का भी लोकतंत्र का अधिकार है। तो हम किसी दूसरे के कष्ट का भी कारण न बने। तो मैं तो यही चाहूंगा कि हम लोग आज इस आंदोलन को यहीं समाप्त करें, अपने अपने स्थानों पर जाएं, अपने परिवार की भी चिंता करें, अपनी भी चिंता करें, अपने समाज की भी चिंता करें। कोरोना हुआ है तो उसका इलाज कराएं। कोरोना आगे फैले नहीं तो उसकी सारी व्यवस्थाएं जो प्रबंध बताए हैं वो सब प्रबंध करें। ये एक बहुत बड़ा एक मानव के प्रति जो उपकार है वो हम सबका होगा। तो हम सब सावधान यदि रहेंगे तो निश्चित रूप से ही ये एक काम जो हमारा दायित्व बनता है, सबका सामूहिक दायित्व, उसको हम जरूर कर पाएंगे। जहां तक मंडियों में इस समय प्रोक्योरमेंट की बात है, प्रोक्योरमेंट पिछले वर्ष भी कोरोना के समय में ही हुई थी और ठीक प्रकार से सारी व्यवस्था हमने की थी। बाजारों में भी हमने मास्क उपलब्ध कराए थे, सैनिटाइजर उपलब्ध कराए थे और सब लोग दूरी बना करके रखें, ऐसे काम सबने किए थे। और मंडियों के परचेज सेंटर्स ये हमने अलग से बनाए थे, बड़ी संख्या में बनाए थे। इस बार भी हम वो सब कर रहे हैं। हमारी प्रोक्योरमेंट में इस समय आधे से ज्यादा अनाज जो है वो मंडियों में आ चुका है, लगभग 60%। 80 लाख मीट्रिक टन ये अनाज आना है। 50 लाख मीट्रिक टन ये अभी तक आज तक आ चुका है, जिसमें से 40 लाख मीट्रिक टन इसकी एक प्रकार से खरीद की जा चुकी है और 25 लाख मीट्रिक टन लगभग उसका उठान भी हो चुका है। तो ये उठान हर दिन बढ़ोतरी इसकी हो रही है। उठान जल्दी से जल्दी हो, ये हमारा प्रयत्न है। ट्रांसपोर्ट व्यवस्थाएं सबने की हुई हैं। डिप्टी कमिश्नर्स को पूरे अधिकार दिए हुए हैं कि ट्रांसपोर्टर्स को यदि माल उठाने में दिक्कत आती है अलग से व्यवस्थाएं करें, लेकिन मंडियों में अनाज रखा न रह जाए, क्योंकि अनाज जो है वो खुले आकाश के नीचे रखा है। जैसा हम देख रहे हैं आज भी वर्षा का मौसम हरियाणा में बना हुआ है। कहीं अगर वर्षा आती है तो उस अनाज का नुकसान हो सकता है। वो नुकसान चाहे किसान का हो, चाहे सरकार का हो, चाहे किसी एजेंसी को हो, FCI का हो, आखिर तो हमारा सबका नुकसान है। प्रदेश का नुकसान, किसान का नुकसान, जनता का नुकसान, देश का नुकसान, आखिर हमारा सारा सबका नुकसान है। तो ये नुकसान किसी का न हो, इसकी सावधानी बरतने के लिए आज जो अनाज आए हुए हैं उसका जल्दी से उठान हो, ऐसा मैं सभी एजेंसी के ट्रांसपोर्टर्स को कहूंगा।
डिप्टी कमिश्नर्स को भी कहूंगा, लेकिन मैं किसानों से भी अपील करूंगा कि एक दिन के लिए 2 दिन के लिए जहां ज्यादा अनाज आ गया है, ग्लटिंग हो गई है, भीड़ हो गई है, अनाज बाहर निकाला नहीं जा रहा है, वहां 2 दिन लाने की स्पीड थोड़ी कम कर लें। 2 दिन के बाद ये सारी मंडियां खाली होने पर, या सारी खाली नहीं होंगी तो कम से कम उतनी जगह बनने पर दोबारा से हम लेकर के आएंगे, तो इसमें हमारा भी लाभ होगा। ये जरूर हम करें। और जहां तक मंडियों में व्यवस्था की बात है, सब व्यवस्थाएं हमने पूरी की हैं। बारदाने की कहीं कोई कमी नहीं है, गोडाउन्स में जगह की कोई कमी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन में थोड़े वाहनों की कमी हो सकती है, जिसका मैंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर को हमने पूरे अधिकार दिए हैं, वो सब इसको ठीक कराएंगे। और जहां तक पेमेंट की बात है, पैसे की बात है, इस बार व्यवस्था की है कि किसान के हर एक के खाते में ये पैसा जाएगा। अभी तक मेरी जानकारी के हिसाब से 650 करोड़ रुपया ये किसानों को जा चुका है, क्योंकि अभी 3 दिन से ही पैसा जाना शुरू हुआ है। बाकी जितनी भी अनाज की खरीद है, वो खरीद जैसे ही उठान होता है, उठान के साथ साथ एग्जिट पास कटने के बाद और उनका जो टाइम है पेमेंट का वो शुरू हो जाता है। उसके 72 घंटे के अंदर अंदर उनके खाते में ये पेमेंट जरूर पहुंचेगी, ऐसा हमने सुनिश्चित किया है। तो इस प्रकार से आप सबका इसमें सहयोग चाहिए, किसानों का भी सहयोग चाहिए, मंडी में आड़ती भाइयों का भी सहयोग चाहिए। हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डट करके अपनी ड्यूटी निभा ही रहा है, कहीं कोई लापरवाही न बरते, ये मेरा आपसे अनुरोध है। मैं फिर से आज उसी विषय पर आऊंगा कि जो कोरोना की महामारी है, इससे हमको बचना है। और ये लगातार दूसरे वर्ष का ये क्रम चल पड़ा है। पिछले अनुभवों का लाभ उठाते हुए हम इस बार सारी बीमारी से दूर रहने के लिए जो विधि निषेध बताए हैं उसको लागू करें और कोई पैनिक ना फैलने दें। खास करके मैं हमारे जो मजदूर भाई हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि यहां रहें चाहे अपने प्रदेश में रहें, घर में रहें, स्थिति एक जैसी है, कहीं अंतर पड़ने वाला नहीं है। सावधानियां यहां भी बरतनी होंगी, सावधानियां वहां भी बरतनी होंगी। इसलिए हम निश्चिंत होकर के बिना किसी चिंता से अपने अपने काम में लगे रहें। और वहां पर जो सूचनाएं आपको मिलती हैं, डिस्टेंस, दूरी बनाकर रखना, आधी संख्या दिन में काम करे, अगर डबल शिफ्ट करनी है तो आधी संख्या रात को करे, 3 शिफ्टें करनी है तो 3 बार शिफ्टें करें, इस प्रकार से। और किसी को छुट्टी के दिन भी अगर कोई फैक्ट्री बंद रहती तो छुट्टी के दिन का उपयोग करें, लेकिन लगातार अपने काम को करते हुए सारी व्यवस्थाएं जो हमारे प्रबंधक हैं, जितने भी उद्योगपति हैं, वो सब प्रबंध व्यवस्था करके स्थानीय हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़ करके रहें। कोई भी किसी प्रकार की कठिनाई आएगी तो हरियाणा सरकार आपके साथ खड़ी है। हरियाणा सरकार हर प्रकार सहयोग करेगी, किसी को कोई तकलीफ नहीं आने दी जाएगी। चाहे किसी को राशन की बात है, किसी को आर्थिक तंगी है तो आर्थिक स्थिति की बात आएगी, चाहे उद्योग है, चाहे दुकान है, चाहे मजदूर है, चाहे मालिक है, सब की चिंता की जाएगी। पिछले बार भी हमने जो कुछ किया था, लगभग 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था हमने पिछले वर्ष इसी काम के लिए की थी। इस बार भी अब हमारी लगातार मीटिंग्स चल रही हैं। हमारा जो एक ग्रुप बनाया टास्क फोर्स स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हमने टास्क फोर्स बनाए हैं। वो सब टास्क फोर्स प्रतिदिन मिलते हैं, प्रतिदिन हर बात की बारीकी से जानकारी लेते हैं। और इसके बाद कैबिनेट की जो मीटिंग है हमारी, अगले 22 तारीख को हम कैबिनेट की मीटिंग भी कर रहे हैं। कुछ निर्णय और इसके अतिरिक्त लेने होंगे, उसमें लेंगे, लेकिन बिना किसी झिझक के आप सब लोग अपना मन एक बड़ा बनाकर, एक हौसला बनाकर, एक अपनी हिम्मत बनाकर इस बीमारी से जूझना है। हमको हारना नहीं है, कोरोना को हराना है, ये संकल्प लेकर के आगे बढ़ें। यही बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पानीपत ब्रेकिंग न्यूज पर ताजा तारीन समाचार देखने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको ताजा खबरों के अपडेट मिलते रहें। देखते रहिए पानीपत ब्रेकिंग न्यूज।